Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. I hope you are doing very well. तो आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें. दिस इज़ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. आई नो आप लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ के बोर हो गए हैं. दैट्स मी एज वेल. बट क्या करें, 3 चैप्टर्स में है आपका वर्किंग कैपिटल. आपका 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया. सबसे पहले आपके वर्किंग कैपिटल के बारे में पूरी थ्योरी बताई गई थी. वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होती है, कितना एडिक्यूट होता है, क्या होता है. दिस इज योर चैप्टर नंबर 10. और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में हमने लास्ट वीडियो में, जो कि हमने 2 पार्ट्स में खत्म किया, इलस्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से हमें कैपिटल वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी है, वो सब हमने पढ़ा. और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग, यानी कि हमें वर्किंग कैपिटल मिलता कहाँ से, किस तरीके से और कितनी हम फाइनेंसिंग करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए. तो ये आपके पूरे के पूरे आपके FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर में करवा रही हूँ. वैसे आपके 15 चैप्टर्स आपको पता होगा टोटल, मैंने आपको सिलेबस में बताया था. बट मैं आपके लास्ट के 13, 14 और 15 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सारे के सारे 15 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं. आई होप आपको अच्छे से सारे के सारे क्लियर होंगे. दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर FM. तो जो डे 1 से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगी ये बात कि हाँ, मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें करा चुकी हूँ. बस अब आपको रिविज़न करना है और कुछ भी नहीं करना है. सिर्फ मेरी वीडियोज़ देखो, वो चैप्टर देखो, वीडियो को पॉज करो, उसका हैंड टू हैंड रिविज़न करो जो भी नोट्स के साथ है. दिस इज़ मच इनफ. और काफ़ी क्वेश्चन जब मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहाँ से आप लोग एक बार सिर्फ उन क्वेश्चंस को अपने हैंड से करके देखो विद द कॉपी. दिस इज मच इनफ कि आपका एग्जाम में आप 90 में से 85 मार्क्स स्कोर ना कर पाओ. तो दिस इज माय वे ऑफ सेइंग दिस इज एज वेल, क्योंकि मैं भी एक सेकंड ईयर की सेम स्टूडेंट हूँ. तो मैं भी जो चीज़ पढ़ती हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ तो किस तरीके से करना है, क्या है. तो आई होप आपको समझ में आएगा. तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो. आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से हम फाइनेंसिंग करते हैं अपनी. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल परमानेंट. तो हमने वीडियो जब हमने चैप्टर नंबर 10 किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था परमानेंट कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किस तरीके से हम क्या करते हैं. तो हम परमानेंट, जो हमारी परमानेंट परमानेंट है फिक्स, जिसे हम लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, उसकी फाइनेंसिंग हम कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे. टेम्पररी यानी कि जो डेली टू डेली का खर्चा, उसकी वर्किंग कैपिटल में उसकी फाइनेंसिंग कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे. और हम नए ट्रेंड, जो हमारे ट्रेंड चल रहे होते हैं, वो हम किस तरीके से उनकी फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, वो हम इन तीनों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी और यूज़फुल लगेगी. आपको एंड तक देखिएगा वीडियो. और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें 2 तरीके से पड़ती है. सबसे पहला, अगर हम परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहे, और टेम्पररी जो हमारे डेली टू डेली, टेम्पररी जिसे हम वेरिएबल यानी कि जो चेंज होती रहती है डेली टू डेली, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करना चाहे. और दोनों ही हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था वहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है वर्किंग. देखिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जैसे कि जो आपका रॉ मटेरियल है. फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेंट्री पे बात करें, इन्वेंट्री आप पढ़ के आए होगे, तो वहाँ पे जब इन्वेंट्री जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमें रॉ मटेरियल में नीड होती है, WIP में, इन सब में नीड होती है, राइट. तो रॉ मटेरियल जो है वो आपका, ये आपको इन्वेस्ट करना होता है, पैसा आपको वहाँ पर लगाना होता है रॉ मटेरियल में. उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, WIP आता है, उसके बाद आपकी फैक्ट्री में आपका जाता है, फिनिश गुड्स में जाता है, उसके बाद आपको पैसा मिलता है. इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं. ठीक है, वो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था ऑलरेडी. तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि परमानेंट, जब हम परमानेंट किसी भी वर्किंग कैपिटल में परमानेंट तरीके से हम करते हैं शेयर, तो वो हमारे क्या तरीके होते हैं. देखिए, परमानेंट या फिक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम शेयर्स बोलते हैं. शेयर्स में, डिबेंचर्स में, पब्लिक डिपॉजिट में. शेयर्स आपको पता है कि आपकी ये एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जैसे कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा. ठीक है, आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो गया कुछ टाइम के लिए. अब वो पैसा आपका, जब आपके एप्लीकेशंस अलॉटमेंट कंप्लीट होंगे, आप फर्स्ट कॉल दोगे, सेकंड कॉल दोगे, उसके बाद आपको इंटरेस्ट वगैरह, प्रीमियम, ये सब देना पड़ेगा. उसके बाद आपका एक जगह पैसा ब्लॉक हो जाता है. किसी भी डेली टू डेली रूटीन का पैसा आपकी एक जगह ब्लॉक हो जाता है, उसको हम परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, तो ये शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, जब हम PD बोलते हैं. प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट्स में और मतलब और जो आपके प्रॉफिट है ना, उनको आपको और ऐड ऑन करना है, प्लफिंग बैक. उसके बाद आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स वगैरह लेना, ये आपका क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गए. अब आप टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, उसमें आपका ट्रेड क्रेडिट आ रहा है, जो आपको डेली टू डेली आपका एक्सपेंस हो रहा है वो आ रहा है. ट्रेड क्रेडिट यानी कि जो आप ट्रेड कर रहे हो उसमें आपका उधार मिल रहा है, ले रहे हो, इस तरीके से. कमर्शियल पेपर है, इसको कमर्शियल पेपर तो हम अभी और भी कमर्शियल पेपर में आपका ये होता है जहाँ पे एक स्टैम्प टाइप का होता है,
ये बहुत अच्छा है, आप उसके अंदर पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बैंक वगैरह में वो होगे, बैंक एंड इंश्योरेंस वाला जो आपका बुक है उसके अंदर पढ़ोगे कमर्शियल पेपर क्या होता है। कमर्शियल पेपर एक पेपर होता है जहाँ पे आप लोगों को डेली टू डेली कॉस्ट लगती है। अगर आप किसी भी ट्रेड या बिजनेस करते हो तो उसके अंदर आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन वगैरह लिखी जाती है, तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट, यहाँ पे भी आपकी कॉस्ट लगती है। फिर आता है फैक्टोरिंग, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फैक्टोरिंग के, नहीं हाँ ऑलरेडी मैंने आपको रिसीवेबल्स वाले में फैक्टोरिंग पढ़ाया था। फैक्टोरिंग क्या होता है, जहाँ से हम अपना रिसीवेबल क्रेडिट का रिसीव लेते हैं, यानी कि क्रेडिट हम निकलवाते हैं, जो हमने पैसा क्रेडिट पे दिया है उसका पैसा कलेक्ट करने को हम फैक्टोरिंग कहते हैं। तो उसमें भी आपका खर्चा, मैंने आपको बताया था इसके अंदर खर्चा लगता है, तो ये आपका डेली टू डेली का खर्चा हुआ। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, यानी कि जब आप क्रेडिट पे सामान देते हो उसकी इंस्टॉलमेंट कराने में भी खर्चा लगता है। कमर्शियल बैंक से आप लोन वगैरह लेते हो तो उसमें भी आपका पैसा है, तो ये आपका डेली टू डेली का खर्चा हुआ। अब आप फाइनेंसिंग करोगे कहाँ से? अगर मैं बात करूं फाइनेंसिंग ऑफ परमानेंट और फिक्स्ड कैपिटल की, जिसे हमने शेयर्स पढ़ा, बेबी शेयर, डिवेंचर, इस पांचों के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। देखिए शेयर्स, आपको पता है शेयर्स का तो आप पूरा का पूरा चैप्टर करके आए हो क्लास 12 में, आपकी पूरी बुक थी कंपनी बुक में शेयर्स डिवेंचर्स के बारे में आपको पता होगा। शेयर्स वो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जहाँ से आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेस कर पाते हो, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। परमानेंट या लॉन्ग टर्म की कैपिटल भी आप इसे कहते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, डेफर्ड शेयर्स, ये आपकी कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू आपका ये अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट जो 1956 है वहाँ पे कहते हैं कोई भी पब्लिक जो है, पब्लिक कंपनी, ये याद रखना, पब्लिक कंपनी कभी भी डेफर्ड शेयर्स इशू नहीं करती, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही करती है अपने पर्सनल शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो आपको पता है एक राइट लेके चलता है। आपको पता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था। प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, और इक्विटी शेयर्स के बाद वोटिंग राइट होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट मेन शेयर्स माने जाते हैं पूरी कंपनी का। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, और इसके अंदर एक ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं, फिक्स्ड जो है डिविडेंड रेट लेके चलते हैं, जो आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है, जो भी आपने टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स एक लोन होता है, आपको पता होगा, जो आप इशू करते हो जब आपकी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो यहाँ से भी आप पैसा आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कहता है डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इशू कर सकते हो डेट के रूप में, तो आपके जो भी आपसे खरीदेगा वो आपका डेट होल्डर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है लॉन्ग टर्म या परमानेंट वर्किंग कैपिटल को रेस करने का। आपको पता है डिबेंचर्स में हमें डिबेंचर होल्डर जो आपके बनते हैं वो आपकी कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, उन्हें आपको पेमेंट करना ही होता है एनी हाउ। और यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बियरिंग करता है। आपको ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, पता होगी, तो आप इसे एक बार रीड कर लेना। ये कौन कौन सी होती है आपकी, जो आप बैंक से लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल इस केस में बैंक लोन ले लिया, डिबेंचर्स है आपकी, जो भी आपके ये डेट वगैरह है, इन सब में आपका डिबेंचर्स काम आता है, ठीक है। डिबेंचर्स भी आपके मॉर्गेज डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, जो हमें एक फिक्स टाइम पे पेमेंट करना होता है। इरिडीमेबल होते हैं जो आप ड्यू डेट पे पेमेंट करते हो, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जो आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके के डिबेंचर्स हैं, इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए डिबेंचर्स से हम कैसे अपना फाइनेंस कर सकते हैं, हम उसे इशू कर सकते हैं एज अ लोन, और जो खरीदते हैं उसे हम डेट होल्डर बोलते हैं, जिसमें कि हमें फिक्स रेट से पेमेंट करना होता है, सिंपल। नेक्स्ट आपसे कहता है पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। पब्लिक डिपॉजिट एक वो फिक्स डिपॉजिट होता है जो एक बिजनेस करता है पब्लिक से लेके, यानी कि अगर आपको फाइनेंस करना है वर्किंग कैपिटल का, तो आप पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। ये जो है वो पब्लिक देती है आपको, पब्लिक आपकी कंपनी में बिजनेस में फिक्स इंटरेस्ट से डिपॉजिट करती है। ये जो है वो रेस करने का शॉर्ट या मीडियम जो भी है, मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो बहुत अच्छा है। इस केस में यहाँ पे बैंक फैसिलिटीज़ नहीं होते, इस केस में आप डायरेक्टली कोई भी पब्लिक जो है वो आपको अपने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, ना बैंक को ना देकर के आपकी कंपनी में फिक्स डिपॉजिट जो है वो कर सकती है। आप उसको इंटरेस्ट दोगे, आप उसको टैक्स जो भी है आपका वो बेनिफिट्स आप उसे प्रोवाइड करोगे। दिस इज द पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, देखिए प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट से आप किस तरीके से अपनी कंपनी का वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकते हो। इसमें कहता है कि इसका मतलब होता है री इन्वेस्टमेंट करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स है उनमें और प्रॉफिट प्लफिंग बैक करना। तो कहता है कि आपके सरप्लस जो अर्निंग है उसी को ही री इन्वेस्टमेंट करना। आपने इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको बताया इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी कर रखे है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है, री इन्वेस्टमेंट करना। आपको क्या बताता है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेम से भी आप पढ़ सकते हो कि बैक है, यानी कि प्लफिंग ऑफ प्रॉफिट होता है एक बार प्रॉफिट में इन्वेस्ट करना, और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है दोबारा से प्रॉफिट में इन्वेस्ट करना। तो इसमें कहते हैं कि इंटरनल सोर्स होता है फाइनेंस का, इससे इंटरनल ही कंपनी के अंदर किया जाता है। इसके अंदर एक्सपेंशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का बहुत अच्छा एक्सपेंशन होता है। कहते हैं ये जो मेथड है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो ये बहुत मतलब कॉस्ट फ्री है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप इसे कंपनी के इंटरनल तरीके से कर रहे हो, तो इंटरनल में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, सिंपल है।
आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लोन। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, जैसे कि अगर आपने बैंक से ले लिया, LIC आपको पता है, LIC से आपने लोन ले लिया, तो आप यहाँ से भी लोन लेके अपने कंपनी के वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कर सकते हो। तो ये तो आगे आपके कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फिक्स्ड कैपिटल का फाइनेंस करने के लिए आप किस तरीके से लोन लेते हो। 5 तरीके अच्छे से कर लेना। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, शॉर्ट नोट में, लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा, बट शॉर्ट में पूछ लेता है कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट नोट लिखो इस पर 5 मार्क्स में, तो इसको जरूर करके जाना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास की फाइनेंसिंग। जब आप टेम्पररी यानी कि जो आपके डेली टू डेली खर्चे हैं, जो आप टेम्पररी या फाइनेंसिंग करते हो या वर्किंग कैपिटल, वो आप कैसे करते हो, आपके उसमें भी आपके 5 तरीके मैंने आपको बताया। सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिट, देन आपके पास आता है एक्यूर्ड एक्सपेंसेस, कमर्शियल पेपर, इसको भी हम और एक डिटेल में, मैंने आपको बताया कि कमर्शियल पेपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आपसे कहता है फैक्टोरिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ के हैं, उसको हम यहाँ पे और पढ़ लेते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट करके आपका ये जो है ना, आपका एक पार्ट खत्म होता है। उसके बाद आपके ये चैप्टर चैप्टर बहुत अच्छा, चीज़ें बहुत सारी आपकी ऐसे क्लियर होने वाली है इस चैप्टर में। तो बिल्कुल एंड तक चैप्टर की वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। 2 पार्ट्स में आपकी वीडियो बनने वाली है, बहुत अच्छा है। एक पार्ट में ज़्यादा बताऊँगा तो आप बोर हो जाओगे कि यार कब से, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड ना करके थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिएगा। 2 पार्ट्स में वीडियो होने वाली है और अच्छे से समझ के, चाहे आप 2x या 1.5x पे भी देखोगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फाइनेंसिंग करते हैं टेम्पररी, यानी कि जो टेम्पररी हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसकी फाइनेंसिंग कैसे करते हैं हम देखिए। 5 मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट, और ये जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, जितने भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस किस तरीके से करते हैं, ये आप ज़रूर अच्छे से रीड कर लेना, बिकॉज ऑफ ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं शॉर्ट नोट के अंदर 5 मार्क्स में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि हम फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, टेम्पररी या वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास बोलता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट होता क्या, देखो आप लोग अभी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वाला पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है। इसके बाद तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ट्रेड मतलब होता है व्यापार और क्रेडिट मतलब होता है उधार, सिंपल है। तो ट्रेड क्रेडिट कहता है कि जब कोई भी आपने आपका जो सप्लायर है, जो आपको गुड्स देता है, सप्लाई करता है गुड्स की, वो क्या करता है कि क्रेडिट की डेट एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड मतलब बढ़ा देता है। ये तो आपने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में इसके पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सब कुछ सॉल्व किया था, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ट्रेड क्रेडिट उसे कहते हैं जब कोई भी सप्लायर गुड का, चाहे वो मेरी तरफ से हो, चाहे यानी कि अगर मैं बिजनेस लेके बैठी हूँ मेरी तरफ से हो या फिर मुझे मिल रहा हो, दोनों तरफ से अगर कभी भी सप्लायर ऑफ गुड्स का क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड किया जाता है। आपने पढ़ा होगा 1 महीने से 2 महीने का क्रेडिट जो एक्सटेंड कर दिया गया है, आप पूरा का पूरा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में करके आए हो। जिसने नहीं किया वो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, पहले आप उसको करके आइए, वहाँ से आपको अच्छी क्लैरिटी होगी। वहाँ पे हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, सिंपल है। अब कहता है व्हेन अ फर्म डिलेज द पेमेंट, जब कोई भी फर्म जो है वो अपने पेमेंट को डिले करती है एज पर द ड्यू डेट यानी जिस दिन पेमेंट करनी थी उसके अलावा वो पेमेंट करती है, और वो जो भी आपके इन्वॉइसेस में ये सब मेंशन है उसके अलावा वो नहीं पेमेंट कर पाते उस दिन, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल, यानी कि वो जितना भी टाइम है उसको स्ट्रेच कर रही है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसमें कहता है कि इजी होता है और कन्वीनियंट मेथड होता है फाइनेंस का, ये फ्लैक्सिबल होता है यानी कि चेंजेबल होता है एज अ क्रेडिट बढ़ जाता है। आपको पता है जितना क्रेडिट हम बढ़ाते हैं उतनी हमारी सेल्स बढ़ती है, आपको पता ही है, तो आपने उसमें पढ़ रखा है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में, जितना क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं उतनी आपकी सेल्स बढ़ती जाती है। तो इसमें ये कहता है इट इज़ इनफॉर्मल, एंड ये इनफॉर्मल होता है। आपको पता है अगर आप ये तो कोई अगर आप क्रेडिट बढ़ा सकते हो तो यानी कि इनफॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। तो सॉरी फॉर्मल तो नहीं है, तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि नेक्स्ट आपसे कहता है कि एक्योर्ड एक्सपेंसेस, आप लोगों ने एक्रूड एक्सपेंसेस पढ़ा होगा, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी इनकर्ड नहीं हुए हैं, बट देखो जो ऑलरेडी हो चुके हैं बट आपने भी इसकी पेमेंट नहीं की है, एक्रूड इनकम, ठीक है। ये आप पढ़िए, अच्छा है, आप लोग बहुत पहले से ऐसा पढ़ते हुए आ रहे होंगे। इसमें कहता है एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंस ऑलरेडी हेल्ड हो चुके हैं बट उसकी अभी पेमेंट नहीं की गई है, ठीक है। इसमें कहता है दिस सिंपली, जैसे कि ऑलरेडी आपकी वो एक्सपेंस हो चुकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे सामान लेना, ठीक है। क्रेडिट पे सामान लेना, आपने ऑलरेडी सामान ले लिया है, वो एक्सपेंस आपने कर दिया है बट अभी उसने आपने उसका पेमेंट नहीं किया, दिस इज योर एक्रूड एक्सपेंसेस। तो यही कहता है दीज सिंपली रिप्रेजेंट अ लायबिलिटी, आप
पता है आपको ये लाइबिलिटी आपकी, आपको पेमेंट तो करना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कमर्शियल पेपर, ये थोड़ा अच्छा है, इसको पढ़ लीजिए। कमर्शियल पेपर देखिए क्या, ये ना एक प्रॉमिसरी नोट होता है। कमर्शियल पेपर ना एक ऐसा नोट होता है जो आरबीआई और जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, आरबीआई और जो आपके आउट ऑफ इंडिया के भी जो जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं, वो एक प्रॉमिसरी नोट रखते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं। शॉर्ट टर्म फंड को जब आप रेस करते हो, कोई भी बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से पैसा या कमर्शियल पेपर से पैसा उठा रहे हो, रेस कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए अपने टेम्पररी खर्चे पूरे करने के लिए, तो वो क्या होता है, ये देखिए एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो इशूड किया जाता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, ठीक है, किसी भी फॉर्म के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट मनी मार्केट आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, ये आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कमर्शियल पेपर के बारे में क्लास 12th में बिजनेस के अंदर, कि एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि यूएस वगैरह हो गया, इस एडवांस कंट्रीज़ में ये ना एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अपने इंडिया में क्या है, आरबीआई जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करती है, आपको पता, इंट्रोड्यूस करती है आरबीआई कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आप वघुल कमेटी पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं आएगा वघुल कमेटी, दूसरे सिलेबस में आपके अपकमिंग 4th सेमेस्टर में आपके है वघुल कमेटी, वहाँ से आप पढ़ोगे। तो जो भी ये आरबीआई जब आपका कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज से 180 के बीच में उसका पेमेंट आपको करना है। जिससे अगर आपने कमर्शियल पेपर से पैसा, अपने कमर्शियल पेपर में एक प्रॉमिसरी नोट लेके आपने पैसा उठाया बैंक से कि आपको इतना पैसा चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तो आप 3 महीने बाद उसका पेमेंट आपको करना ही है, यानी 91 डेज के 20 से 180 डेज के अंदर अंदर आपको उसका पेमेंट करना ही होता है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि ये जो है वो डिस्काउंट पे दिया जाता है। फेस वैल्यू रिडीम मतलब होता है फेस वैल्यू जिसकी उसकी मतलब उस पेपर की जितनी वैल्यू है, रिडीम होता है जिस वैल्यू पे आप पेमेंट कर रहे हो। तो रिडीम्ड मतलब इसकी ना डिस्काउंट देता है, फेस वैल्यू रिडीम्ड वैल्यू पे डिस्काउंट दे देता है उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, इसलिए लोग ये जो कमर्शियल पेपर है वो ज़्यादा अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं कि कमर्शियल पेपर एक यूजुअली एक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, बैंक जो है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये सब यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। ये जो है वो सबसे चीपर सोर्स माना जाता है। प्रॉमिसरी नोट होता है सिंपल सा, जहाँ से आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए पैसा उठा सकते हो बैंक क्रेडिट एज अ बैंक क्रेडिट पे, ये आपका टेम्पररी पैसा आप यहाँ से उठा सकते हैं, सिंपल है। इसमें आपको इंटरेस्ट कम देना होता है, बट कभी कभी तो वो उसके ऊपर भी होता है बैंक के ऊपर कि वो आपसे, आप किस काम के लिए ले रहे हो तो वो आपसे इंटरेस्ट भी माफ़ कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया में ICICI बैंक जो है आपकी, उसके अंदर UTI के अंदर ये जो है वो कमर्शियल पेपर चलता है। नेक्स्ट आता है फैक्टोरिंग। हम ऑलरेडी फैक्टोरिंग पढ़ चुके हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में कि फैक्टोरिंग क्या होता है, और अकाउंटिंग ये जो है अनदर मेथड होता है शॉर्ट टर्म का पैसा फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप पैसा को लगा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप इसे यहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट आपको पता होगी इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जब आप EMI आप कह सकते हो, ठीक है। तो EMI इंस्टॉलमेंट्स क्या होते हैं, जब आप पैसा एक जगह से उठा लेते हो और आप टाइम टू टाइम इसको थोड़ा थोड़ा पैसा करके पेमेंट करते रहते हो। इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा चार्ज होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे पैसा उठाते हो तो बहुत अच्छा खासा जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है। तो ये कहता है अनदर मेथड होता है जहाँ से विच कैन एसेट आर परचेज द प्रोफेशन ऑफ गुड्स, आप अपनी यहाँ पे परचेज कर सकते हो गुड्स को, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको गुड्स चाहिए अपनी, ये आप क्या पढ़ रहे हो कि हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कैसे फाइनेंस कर सकते हो, तो आप इंस्टॉलमेंट क्रेडिट पे भी इसे ले सकते हो, यानी कि आप एक बार ही उसे उठा लो, उसके बाद पैसा उठा लो, उसके बाद फिर आप लोग धीरे धीरे उसकी पेमेंट करते हो एज काइंड ऑफ EMI, ठीक है। अब आपसे कहता है कि वर्किंग कैपिटल जो है अगर हम उसको कमर्शियल बैंक से फाइनेंस करना चाहे तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, या तो लोन लेके करोगे, क्रैश क्रेडिट पे करोगे, या ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपका जितना आपके बैंक में पैसा नहीं है उससे ज़्यादा आपके बैंक का खर्चा हो जाने वाला है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ने वाले, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में गिवन है, ठीक है। उसके बाद या तो फिर परचेज़ कर सकते हो आप, या तो आप क्या करोगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल परचेज़ करोगे, ठीक है, परचेज़ करोगे बिल्स को या डिस्काउंट करोगे बिल्स को, इस तरीके से आप यहाँ पे पैसा उठा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे और डिटेल में दे रखा है चारों के बारे में। देखिए लोन से कैसे, ऑब्वियस सी बात है, लमसम में आप लोन ले लो। आप जब भी आप बैंक से पैसा लेते हो लमसम अमाउंट में किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लोन। आपने लोन लिया है, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है जब आप अपना पेमेंट करते हो। तो कहता है कि इन केस ऑफ लोन स्पेसिफाइड
अमाउंट इज सेक्शन बाय द बैंक टू द कस्टमर। इस केस में क्या होता है कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो भी आपको चाहिए है, जितनी की आपको यूज़ है, वो बैंक आपको देता है अपने कस्टमर को। कहता है एंटायर लोन अमाउंट इज पेड टू बोरोवर ईदर इन कैश, या तो आप वो आपको कैश में देगा या क्रेडिट में देगा, उसके अकाउंट में वो आ जाएगा, यानी कि जो भी अगर आपको चाहिए पैसा तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये जो बोरोइंग है, ये बोरोवर, इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मैंने आपको बताया। और ये आप अपनी डेली लाइफ में लोगों को देखते होंगे, ये जो लोन वाला टर्म है ये बहुत चलता है आजकल। लोग लोन लेके अपने जो भी काम है वो करते हैं, आगे पढ़ाई वगैरह में भी अब लोन आने लग गए हैं, एजुकेशन लोन वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से अपनी कंपनी की फाइनेंसिंग कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के लिए। नेक्स्ट आपके पास कहता है कैश क्रेडिट। क्या होता है? ये कैश क्रेडिट जो एक अरेंजमेंट होता है जो बैंक करवाता है अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। मतलब वो क्या करता है इस केस में कि कुछ गारंटीज वगैरह ले लेता है, कुछ टेंजिबल सिक्योरिटीज ऐसी ले लेता है, और वो उनको आप कह सकते हैं एज अ काइंड ऑफ कोलैटरल लेके वो उसको पैसा दिलवा देता है, बैंक भी अरेंज करके देता है वो पैसा, उसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है वो एग्रीमेंट जो बैंक के साथ होता है। जैसे कि मैंने आपको ओवरड्राफ्ट एक पहले भी बताया था कि वो पैसा, देखिए यहाँ पे कहता है ओवरड्राफ्ट मीन एग्रीमेंट होता है जहाँ पे बैंक के साथ आप एक एग्रीमेंट करते हो, जहाँ पे आपके जो करंट अकाउंट है, आपको पता है आपका करंट अकाउंट खुलता है बैंक के अंदर, जो अलाउ करता है आपसे पैसा, लेकिन आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना आपके बैंक में है। बट ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी लिमिट से, या फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि आपके बैंक के अंदर 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, बट आपको ज़रूरत है 6 लाख रुपए की, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 6 लाख रुपए अपने बैंक से निकाल सकते हो। मतलब 4 लाख तो आपके पर्सनल हुए ही, और 2 लाख क्या निकाल रहे हो आप? ओवरड्राफ्ट पे पैसा निकाल रहे हो। जब आप और आपके बैंक में जितना पैसा अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालते हो तो उसको आप ओवरड्राफ्ट कहते हो। वो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, जब आपको ये पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, अपना काम कर लोगे, जो भी आपने जिस चीज़ के लिए भी, जिस यूज़ के लिए आपने पैसा निकाला है, उसके बाद उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आगे, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। जो भी आप बैंक से काम करोगे उसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या होता है? ठीक है, परचेजिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है बैंक के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात करो। कमर्शियल बैंक आपको पता है ना कौन होता है? जो पब्लिक को इंटरेस्ट लोन वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। तो कहता है कि जो आपके बैंक होते हैं वो बिना किसी सिक्योरिटी के आपको क्या देते हैं? आपके परचेजिंग या डिस्काउंटिंग करते हैं बिल्स की। आपसे कहता है ये सेलर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बायर ऑफ गुड्स और क्रेडिट। कहता है कि जो कोई भी सेलर होता है, जो सामान बेचने वाला होता है, वो क्या करता है कि एक्सचेंज ऑन द बायर ऑफ गुड्स, कहता है कि वो गुड्स खरीद लेता है क्रेडिट पे। जब आप क्रेडिट पे गुड्स खरीद लेते हो, यानी सामान आप क्रेडिट पे खरीदते हो, वो कहता है इट कैन बी क्लियर बिल और डॉक्यूमेंट्री। आप उस समय इतना आपके पास नहीं है कि आप उसको पैसा दे सको, तो आप क्या करते हो? प्रॉमिसरी नोट दे देते हो। जैसे मैंने अभी आपको कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ा है, वो इसी का ही पार्ट है कि कमर्शियल पेपर आप वहाँ पे एक प्रॉमिसरी नोट दे देते हो, इतने टाइम में मैं पेमेंट कर दूंगा, इतना पेमेंट कर दूंगा, इसके साथ में इंटरेस्ट दे दूंगा वगैरह। ये होता है आपका, क्या होता है? ये आपका डिस्काउंटिंग और परचेजिंग ऑफ बिल, ठीक है। मैच्योरिटी डेट पे आपको वहाँ पे पेमेंट करना ही होता है। तो देखिए आज की क्लास में हम अपनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं कि आप कहाँ से फाइनेंसिंग करते हो, किस चीज़ की, अपने लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए इन द सेंस कि वर्किंग कैपिटल की आप फाइनेंसिंग कहाँ से करते हो। वेट फॉर अ वाइल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट एट ऑल। कहता है आप वर्किंग कैपिटल की अगर आप जब फाइनेंसिंग करते हो तो आप 2 तरीके से, मैंने आपको बताया, या तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए यानी टेम्पररी वाला, ठीक है। तो ये दोनों ही फाइनेंसिंग हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इस वाले में किस तरीके से कमर्शियल बैंक के साथ हम वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कर सकते हैं, इसको चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को क्लियरफुल और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सिक्योरिटीज़ होती है, क्या सिक्योरिटीज़ हमें रखनी होती है, क्या बैंक फाइनेंस जब पैसा देता है तो क्या क्या सिक्योरिटीज़ चाहिए होती है, वो देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ नए ट्रेंड्स हैं, जो कुछ कमेटी है उनको हम पढ़ने वाले हैं। 4 कमेटी आपके सिलेबस में, उनको हम कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप फाइनेंस ले सकते हो, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कर सकते हो बैंक के थ्रू। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला। आज की वीडियो आपकी 20 मिनट्स की, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स की होने वाली है। उसको अच्छे से देखो, आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करो। देन कल मिलते हैं हम अपने इसी के पार्ट 2 के साथ। उसके बाद आपकी FM इज़ गोइंग टू कंप्लीट एट दैट ऑल। जितना पढ़ा है
मैंने आप लोगों को 30 to 35 डेज में आपकी FM पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरफुल होगी। तो अब ये वाला कल वाला वीडियो देखने के बाद फिर से चैप्टर 1 उठाओ, बुक से उठाओ डायरेक्टली, अब मेरी वीडियो से मत उठाओ, डायरेक्टली बुक से उठाओ और वहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट करो। जब आप 2 से 3 दिन में लग के पूरा रिवीजन कर लो FM, उसके बाद में फिर 2 से 3 दिन बाद, तब तक हम बिजनेस स्टैट्स में आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी बिजनेस स्टैट्स का, वो एक एक वीडियो देखना डेली अपना 2-2 घंटे, 1-1 घंटा भी अगर आप रिवाइज करोगे 2 से 3-3 चैप्टर, तो उसके बाद फिर हम अपना वो करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी FM में अच्छी कमांड हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।